हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। आज का चैप्टर है क्लास 10 हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए। कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए जो मैं करा रही हूँ वो है इनके शतुष बुक, यानी कि आपकी जो शतुष बुक है उसके गद्य खंड का तृतीय अध्याय है लखनवी अंदाज, जो लिखा है यशपाल जी ने। तो ये चैप्टर हम समझ चुके हैं, तो फिर आज चेक कर रहे हैं। आज हम इसके कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या करने वाली हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके जरिए जो है हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमारे इस चैप्टर से संबंधित तो हैं, लेकिन हमने अभी तक पढ़े नहीं हैं। और दूसरी बात, ये आपके जो आसपास कुछ एग्जाम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मूल परक क्वेश्चंस बनाए गए हैं। यानी कि आपको कहानी तो यही दी गई है, लेकिन उससे आधारित कुछ अलग चीज़ें आपसे पूछ ली गई हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि क्या है इन क्वेश्चंस में। पहला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से क्या उदर पूर्ति संभव है या नहीं? तो इस तरीके को अपनाने में व्यक्ति को किस प्रवृत्ति का आभास होता है? तो जिस तरीके से अपने उदर पूर्ति का मतलब है खाना खा के पेट भरने की जो तरीका उन्होंने किया कि सिर्फ सूंघ कर उन्होंने अपने पेट को भर लिया, क्या इससे उदर पूर्ति संभव है, यानी कि पेट का भर जाना पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने इस तरीकों को अपनाने में व्यक्ति किस प्रवृत्ति का आभास होता है? ये उनके दिखावे की प्रवृत्ति थी, अपने अहंग को दिखाने की तरीका। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से उदर पूर्ति संभव नहीं है। नवाब साहब द्वारा खीरे को मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर सेवन किया गया है, यानी कि उन्होंने सिर्फ दिमाग से उसका सेवन किया है, मुंह से उसका सेवन नहीं किया है, शारीरिक या भौतिक स्तर पर नहीं किया है। उदर पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक भौतिक पदार्थ का सेवन ना किया जाए, यानी कि लिटरली हम कोई चीज खाएं नहीं तब तक पेट नहीं भर सकता है और वह व्यक्ति ई के उदर में ना पहुंचे। नवाब साहब वास्तव में ये दिखलाना चाहते हैं कि वे इतने बड़े खानदानी रईस हैं कि खीरे जैसी तुच्छ खाद्य वस्तु उनके उदर में जाने लायक नहीं है। वे तो केवल इसकी सुगंध ही लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस खीरे को खरीदा था। वे अपनी रईसी का अनूठा प्रदर्शन करके ये जताना चाहते थे कि उनका पेट तो केवल सुगंध मात्र से ही भर जाता है। उन्होंने तो लेखक के सामने डकार लेकर इस बात का प्रमाण देने की भी कोशिश करी। इन सब से उनके अहंकारी स्वभाव, प्रदर्शन या दिखावापन की भावना का पता चलता है कि मोस्टली क्या है, वो दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अपने अनुमान से लिखिए। देखिए, सेकंड क्लास में दो व्यक्ति सफर कर रहे थे, एक हमारे लेखक थे और एक नवाब साहब थे। तो जाहिर सी बात है दोनों के सफर करने का मोटिव अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में क्यों? क्योंकि भाई वो तो नवाब है, तो उन्हें तो फर्स्ट क्लास में सफर करना चाहिए, तो फिर वो सेकंड क्लास में सफर क्यों कर रहे थे? इसका रीजन क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या है, नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। संभवतः नवाब साहब अब केवल कहने एवं दिखाने के लिए नवाब हो, अथवा उनकी आर्थिक स्थिति वास्तविक नवाबों जैसी ना रही हो। आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं रहने के बावजूद अपनी झूठी शान में दिखावा करने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास में यात्रा करनी पड़ रही हो। यानी कि उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लेकर सफर करना ज्यादा उचित समझा। संभवतः वह भीड़ से राहत पाने के लिए सच में मानसिक शांति एवं एकांत चाहते हूँ। चूंकि फर्स्ट क्लास अधिक महंगा पड़ता होगा, इसलिए वे सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हो। मतलब वो शांति चाहते थे, तो उन्होंने वो शांति तलाशी कि हम ऐसी जगह चले से सफर करते हैं जहाँ पर लोग कम होंगे। फर्स्ट क्लास में तो वाकई क्लासी लोग होते और कम होते, लेकिन वो उनका टिकट ज़्यादा महंगा था, तो उन्होंने चलो सेकंड क्लास में भी ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करते, हम सेकंड क्लास में सफ़र कर लेते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है, लोगों की भीड़ से बचना और अधिक महंगा टिकट ना खरीद पाना, इन दोनों के बीच का मार्ग है। सेकंड क्लास में यात्रा करना संभवतः यही कारण रहा होगा। मतलब अब इन्होंने दो कारणों के बीच का रास्ता निकाला। पहला कारण उन्होंने पहले पॉइंट में बताया, दूसरा कारण दूसरे पॉइंट में बताया, तीसरा कारण उन्होंने बताया कि उन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। वो भीड़ से भी बचना चाहते थे और ज़्यादा महंगा टिकट भी नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास में सफ़र किया। ये कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब की एक सनक का वर्णन किया गया है। सनक ही तो थी भाई, खीरा इतना करीने से करना वरना उसके बाद सूंघ के फेंक देना, तो सनक ही है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का वर्णन कीजिए। बात सही है, यहाँ पर उनकी सनक जरूर गलत थी, लेकिन अगर इसी सनक को हम पॉजिटिव वे में या कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाएं तो बात बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है। ठीक है ना। तो अब ये क्या है देखिए, लखनवी अंदाज पाठ में खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। सनक को पूर्ण आत्मविश्वास के रूप किसी काम को करने की लगन या धुन के साथ जोड़ा जा सकता है। इतिहास में ऐसी सनकों के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त करने की सनक थी, महात्मा बुद्ध को जीवन का सत्य खोजने की सनक थी, चाणक्य को नंद वंश का समूलन विनाश करने की सनक थी, भगत सिंह को देश पर मर मिटने की सनक थी, महात्मा गांधी को देश आजाद कराने की सनक थी आदि। ये ऐसे उदाहरण हैं जो उनके सकारात्मक पक्ष को पुष्ट करते हैं। तो मतलब सनक को अगर सही पॉजिटिव वे में टर्न किया जाए तो वो बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। प्रश्न संख्या 4 है, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? आखिर क्यों देखा था नवाब साहब ने हमारे लेखक की तरफ? नवाब साहब ने खीरे की फाकों पर नमक मिर्च छिड़का, सूंघा और फिर एक एक करके सभी फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये काम किया था। इसके पश्चात गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ देखा। मतलब ये सारा खीरा फेंकने के बाद बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे और उस प्राउड फील आइज से उन्होंने हमारे किसकी तरफ देखा? लेखक की तरफ देखा। वह अपनी इस प्रक्रिया के द्वारा लेखक को अपना खानदानी रईसीपन दर्शाना चाहते थे कि हम बहुत रईस हैं। वे यह भी बताना चाहते थे कि नवाब लोग खीरे जैसी साधारण वस्तु को इसी तरह से खाते हैं, जबकि इन सब के मूल में उनके दिखावे से परिपूर्ण व्यवहार ही सामने आया है। तो ये सब वो दिखा रहे थे, लेकिन उसमें के पीछे उनका दिखावटी व्यवहार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नवाब साहब का कैसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा और क्यों? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर भाई, जब हमारे लेखक डिब्बे के अंदर दाखिल हुए और जब इन नवाब साहब के पास हाथ पड़े तो उनके जो हाव भाव ऐसे थे कि जैसे अरे ये कौन आ गया। मतलब उनका आना उनको संतुष्टि नहीं दे रहा था और बिल्कुल भी इन्होंने तवज्जो नहीं दिखाई और आंखें फेर ली थी। फिर जब खीरा खाने की बारी आई तब हमारे लेखक को वो ऑफर करते कि भाई खा लीजिए। तो पहले तो आपने कोई अभिवादन नहीं किया, भाई हम किसी से पहले मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं ना, तो तब तो आपने बिल्कुल मुंह फेर लिया और जब खीरा खाने की बारी आई तब ऑफर कर रहे थे। ये भाव परिवर्तन हमारे लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेखक जब सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने एक बर्थ पर नवाबी अंदाज में एक सफेद पोश सज्जन को पालथी मारे बैठे देखा। उनके आगे 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का सहसा डिब्बे में प्रवेश कर जाना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक ने भी उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। भाई आपने नहीं दिखाया तो हम क्यों दिखाएं? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि नवाब साहब शायद अकेले में सफर करना चाहते थे और ना ही ये चाहते थे कि कोई उन्हें सेकंड क्लास में सफर करते देखे। ऐसी स्थिति में उन्हें खीरा खाने में भी संकोच का अनुभव हो रहा था कि भाई सामने हमारे एक आम इंसान बैठा, उसके सामने एक नवाब होते हुए हम खीरा खाएं, तो ये भी उन्हें संकोच महसूस हो रहा था। अचानक नवाब साहब ने लेखक को खीरे का शौक फरमाने को कहा कि भाई पहले तो आपने अभिवादन नहीं किया और बाद में आप कह रहे हैं कि खीरा खा लीजिए। लेखक को नवाब साहब का यह सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे शायद अपना नवाबी सभ्य व्यवहार दर्शाना चाहते थे, जबकि वास्तविकता में उनका यह व्यवहार नवाबी संस्कृति का दिखावटीपन ओढ़े हुए था। तो ये सिर्फ क्या था? उनका दिखावा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग्य है, स्पष्ट कीजिए। बात सही है। परंपरा मतलब एक नवाबों की जो रियासत सियासत हुआ करती थी वो सब कुछ चली गई, लेकिन उनकी आन बान शान नहीं गई। रहने का तरीका, खाने पीने, उठने बैठने बोलने, हर चीज़ का जो तरीका था वो नवाबों वाला ही है। नवाबी नहीं रही तब भी। तो इसी ही जो है संस्कृति पर, यानी कि ये जो पतनशील सामंती समाज है उसके ऊपर ये व्यंग किया गया है। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब
के माध्यम से नवाबी परंपरा की झूठी आन बान पर व्यंग किया है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी है। आज के समय में भी नवाब साहब के रूप में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी क्यों बोला गया? क्योंकि ये दूसरों की मेहनत पर जीते हैं, इसलिए खुद मेहनत नहीं करते, दूसरों की मेहनत पर ऐश करते हैं। नवाब साहब का खीरे को मात्र सूंघ कर पेट भर जाना, उसे बिना खाए खिड़की से फेंक देना, उसकी बनावटी रईसी को दर्शाता है। उनका सेकंड क्लास में यात्रा करना इस बात को प्रमाणित करता है कि नवाब साहब की नवाबी ठसक तो नहीं रही, परंतु फिर भी वे अपने हाव भाव और क्रियाकलापों से झूठी शान दिखाते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। नवाब साहब द्वारा खीरे की तैयारी करने का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उन्होंने खीरे खाने की तैयारी किस तरीके से करी, ये पूरा आपको अपने हिसाब से बताना है, लेकिन शब्द चित्र है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि आपके सामने पूरी एक पिक्चर सी बनती हुई चले। नवाब साहब भर्त पर बहुत ही सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उन्होंने खीरों के नीचे रखे तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते हुए, इसके पश्चात नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरुक दी। इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो गया। यानी कि वो जो खीरे में पनिहात आ जाती है ना, तो प्लावित हो जाना, यानी कि खीरे खाने की जो लालसा थी उसकी वजह से मुंह में पानी आ गया था। तो वो ये पूरी प्रक्रिया थी उनके खीरे काटने और छीलने और सब कुछ करके रखने की। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के विषय में पढ़कर आपके मन में कैसे व्यक्ति का चित्र उभरता है? अब हमने नवाब साहब के बारे में पढ़ा, तो आपको कैसे व्यक्ति का एक शब्द का चित्र उभर के आ रहा है, ये बताना है। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के विषय में पढ़कर एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उभर कर सामने आता है जो पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधि है। वास्तविकता में वे बनावटी जीवन जीने के आदी हैं, नफासत, नजाकत और प्रदर्शन प्रिय हैं। नवाब साहब वास्तव में पतनशील सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण हैं। नवाब साहब खीरा खाने के लिए यत्नपूर्वक तैयारी करते हैं। खीरा काटकर उस पर नमक मिर्च लगाते हैं, किंतु बिना खाए ही केवल सूंघ कर रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। वास्तव में इनके द्वारा वे अपनी नवाबी रईसी का गर्व अनुभव करते हैं और रईसी का प्रदर्शन भी करते हैं। नवाब साहब का व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्ति ही का व्यक्तित्व है जो बनावटी जीवन शैली का अभ्यस्त है। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिल रहा है जो जिसका जीवन पूरी तरीके से जो है बनावट पर आधारित है। वो एक्चुअल क्या है वो इस चीज को प्रदर्शित नहीं करता, वो एक नवाब है, इस चीज को प्रदर्शित करना चाहता है, इसलिए उस नवाबी के लिए उसके अंदर बनावटी, वो एक्चुअल में क्या चीजें हैं, कैसा व्यक्तित्व है, ये हमें समझ नहीं आता, लेकिन दिखावटीपन उसके अंदर भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक को नवाब साहब में खानदानी तहजीब, नफासत, नजाकत के क्या सबूत दिखाई दिए? पाठ के आधार पर बताइए। तो नवाबी जो खानदानों की जो तहजीब, नजाकत और नफासत होती है, ये हमारे लेखक कैसे कह सकते हैं कि वो नवाब साहब के अंदर थी? जाहिर सी बात है उन्होंने देखा होगा तभी बोला ना, तो वो कैसे देखा और क्या देखा? नवाब साहब एक विशेष प्रकार की नफासत, नजाकत और खानदानी तहजीब के लिए प्रसिद्ध है। लखनवी अंदाज पाठ में भी नवाब साहब की खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत का उदाहरण मिलता है। नवाब साहब की खानदानी तहजीब उस समय नजर आती है जब वह बहुत ही अदब के साथ लेखक को संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो इनके अल्फाजों से ही वो नजाकत और नफासत स्पष्ट है। यहाँ उनकी विनम्रता पूर्व आग्रह की प्रवृत्ति भी नजर आती है, कि मतलब एक नवाबों में जो विनम्रता होती है वो चीज भी नजर आ रही है। नवाब साहब खीरा खाने के लिए बहुत ही यत्नपूर्वक तैयारी करते हैं। खीरों को धोना, पोंछना, एहतियात से छील कर फांके करीने से तौलिए पर सजाना उनकी नफासत का बेहतरीन उदाहरण है।
खीरों को बिना खाए सूंघ कर रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकना और फिर लेट जाना, इस प्रक्रिया में उनकी नवाबी नजाकत समझती है। भाई नवाब जो है वो बहुत नाजुक होते हैं, वो कोई काम वगैरह करते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ नवाब साहब ने क्या किया, इतना भारी काम, खीरा छील दिया, उसको सूंघ कर फेंक दिया, तो मतलब बहुत काम। तो वो उनकी नज़ाकत यानी कि उनकी जो नाजुकीपन है वो झलकता है कि किस तरीके से उन्होंने इतनी मेहनत का काम किया है। तो ये सब उनके बिहेवियर में झलकता है नवाबों के में। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के क्रियाकलापों से हमें उनकी जिस जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है, क्या आपकी आज की बदलती परिस्थितियों में उसका निर्वाह है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के क्रियाकलापों से हमें उनकी वास्तविकता से बेखबर बनावटी जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है। उनका वास्तविक जीवन हमें देखने को नहीं मिला, जो नवाबों का बनावटी होता है वो देखने को मिला है। नवाब साहब द्वारा अकेले ही खीरा खाने का प्रबंध करना और लेखक के आ जाने से उन खीरों को सूंघ कर खिड़की से फेंक कर अपनी नवाबी रईसी पर गर्व अनुभव करना, इसी दिखावे का प्रतीक है। आज की बदलती परिस्थितियों में दिखावटी और बनावटी जीवन शैली में जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। हम मतलब आज की जीवन शैली में हम बनावटी नहीं जी सकते, क्योंकि बनावटी दिखावटी जीवन प्रगति और प्रेरणा का आधार नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जीवन में न आनंद है, न वास्तविकता और न ही जीवंतता। सरल सहज गतिशील जीवन ही आज के समय की मांग है। आज के भौतिकवादी जीवन में रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए इस आडंबर युक्त जीवन शैली में उन्मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। तो ज़रूरी आज की जीवन शैली में हम बनावटीपन नहीं, हमें क्या है, हमें अपनी लाइफ को जिस हिसाब से हम जीते हैं और आज की जो जीवन शैली है, हमें स्वच्छंद होकर जीवन जीना ज़्यादा पसंद है। तो दिखावटीपन में हमें कहीं ना कहीं एक शान और शौकत में बंधना पड़ता है, और वो हमें बंधन पसंद नहीं। लखनवी अंदाज पाठ में खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। किसी प्रिय खाद्य पदार्थ का रसास्वादन करने के लिए आप जो तैयारी करते हैं उसका चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर तो पूरे उसमें खीरा खाने की प्रक्रिया बताएगी, लेकिन आप अगर इतनी मेहनत अपने मन का कोई चीज़ खाने के लिए करेंगे तो वो तैयारी क्या होगी, आपको वो बताना है। किसी भी प्रिय खाद्य पदार्थ का रसास्वादन करने से पहले उसे अच्छी तरह से धोया जाता है और साफ कपड़े से पोंछा जाता है। साफ सुथरी प्लेट में काट कर उसकी फांके रखते हैं। आवश्यकता अनुसार उस पर नींबू निचोड़ कर काला नमक लगाते हैं। नमकीन, रायता, नारियल व पुदीने की चटनी को अलग अलग कटोरी में रखते हैं। अनार के दाने, सफ़ेद चने व अदरक खाद्य पदार्थ को सजाते हैं। उसके पश्चात ही स्वाद का आनंद लेते हैं। तो हम अगर कोई प्रिय वस्तु खाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका पूरा प्रोसीजर, जो खाने का तरीका है, उसे फॉलो करेंगे और उसे थोड़ा डेकोरेट करके ही खाना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने अकेले सफर काटने के लिए खीरे खरीदे। आप अकेले वक्त कैसे काटते हैं? अगर हमें अकेले वक्त काटना हो तो हम क्या कर सकते हैं? मोस्टली हम लोग क्या है, मैगजीन्स ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं ना। कभी कभी म्यूजिक सुनते हुए चले जाते हैं, आजकल लैपटॉप हो तो पिक्चर देखते हुए चले जाते हैं, होता है ना। लखनवी अंदाज के पाठ में नवाब साहब ने अकेले सफ़र काटने के लिए खीरे खरीदे। मैं अकेले सफ़र काटने के लिए खाद्य पदार्थ अपने घर से लेकर आता हूँ और भूख लगने पर उनका सेवन करता हूँ। इसके अतिरिक्त किसी प्रिय लेखक की पुस्तक पढ़ता हूँ व मनपसंद संगीत भी सुनता हूँ। मोबाइल या लैपटॉप पर अपनी मनपसंद फिल्म भी देखता हूँ। तो हमें अगर सफ़र करना हो और इस तरीके से, तो हम मोस्टली इन्हीं तरीक़ों से अपना अकेलापन काटना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा ये पूरा अध्याय, यानी कि ये चैप्टर के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो अब हमें क्या करना है भाई, अभी हमें आगे और पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास अभी और भी चैप्टर है ना। तो अभी गद्य खंड के ही 3 चैप्टर अभी और बाकी हैं। तो लेकर आती हूँ जल्दी ही उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो इंतज़ार करिएगा हमारे दोबारा आने का, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ जो आपको हेल्प करेंगे आपके रिवीजन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।